1857 की क्रांति के टॉपिक को हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले के टॉपिक में हमने 1857 की क्रांति की घटनाओं का, उनके कारणों का और उनकी विफलताओं की चर्चा की है। आज हम ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, यानी उसमें भाग लेने वाले लोगों की पृष्ठभूमि क्या थी, किन उद्देश्यों से किया था। इन सब चीज़ों को मिला करके स्वरूप बनता है। उसका स्वरूप क्या था, उसको एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहें? उसको क्रांति कहें, विद्रोह कहें, या फिर स्वतंत्रता संग्राम कहें? क्या कहा जाना चाहिए? यही उसका स्वरूप होता है। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। साम्राज्यवादी इतिहासकारों में जॉन लॉरेंस और मेलिसन ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। जैसा कि घटनाओं से स्पष्ट है, मेरठ से सैनिकों ने सबसे पहले बगावत शुरू की और वह धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों के सैनिकों तक पहुंची और सैनिकों ने अपने शस्त्र उठा लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था। सर सैयद अहमद खान, जो उस समय बिजनौर में थे, और इस विद्रोह का आंखों देखा हाल उन्हें ज्ञात हुआ। वहीं दिल्ली निवासी मुंशी जीवनलाल और बरेली में दुर्गादास बंदोपाध्याय थे। ये उस समय क्रांति की घटनाएं जब हो रही थी तब मौजूद थे, और उन्होंने भी अपने जो संस्मरण लिखे हैं, पुस्तकें लिखी है, उनमें भी उन्होंने कहा कि यह सैनिकों द्वारा शुरू किया गया विद्रोह है। जो तथ्य है कि सैनिक विद्रोह के रूप में था, तो यह तो तय है कि यह सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन क्या इसमें सिर्फ सैनिकों ने भाग लिया? क्या इसके उद्देश्य सिर्फ सैनिकों के असंतोष को समाप्त करना था, या यह सैनिक विद्रोह के रूप में ही खत्म हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर ये विद्वान नहीं दे पा रहे, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत तो सैनिक विद्रोह के रूप में जरूर हुई, लेकिन अंत सैनिक विद्रोह के रूप में नहीं हुआ। और जिन सैनिकों ने विद्रोह किया, उनकी जो भी आशंकाएं थी, चाहे चर्बी वाला कारतूस इसका तात्कालिक कारण बना हो, या उनके वेतन भत्ते या पेंशन का मुद्दा हो, लेकिन जब विद्रोह किया तो वो दिल्ली गए और मुगल बादशाह को अपनी सेना का सेनापति या प्रधान राजा नियुक्त किया। इससे स्पष्ट है कि वो केवल वेतन नहीं बढ़ाना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। और इस उद्देश्य में जो जो लोग साथ हैं, चाहे वो सैनिक हो चाहे गैर सैनिक हो, वो सभी विद्रोह में शामिल हो, इस प्रकार का संदेश सैनिकों ने दिया। तो ये सैनिक विद्रोह की जो परिकल्पना है, ये भी साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा बनाई गई है, क्रांति के वास्तविक स्वरूप को नहीं बताती है। वहीं आउटरम और टेलर, इन इतिहासकारों ने इस पूरे विद्रोह को धार्मिक रंग देते हुए कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। इस क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े, और क्रांति के बाद में अंग्रेजों को एक धर्म वाले को अपने पक्ष में लेना था, ताकि वो आसानी से फूट डालो राज करो की नीति अपना सकें। इसलिए उसने ये कहा कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा ताकि ईसाइयों को बाहर निकाल सके। ये आउटरम और टेलर का पूरा दृष्टिकोण है, वो सांप्रदायिक और धर्म के आधार पर ही इस पूरे चीज को सोच रहा है। लेकिन यह इस तथ्य की यदि व्याख्या की जाए कि क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ जो भी समझौते हुए राजाओं के बीच में, सैनिकों के बीच में हुए, धर्म के अधिकारियों के बीच में नहीं हुए हैं, और न ही संधि समझौतों में कहीं धर्म का जिक्र था। इसलिए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना गलत होगा। वहीं E.R. रिज ने यह कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ये रिज है वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं आउटरम और टेलर से, और कहते हैं कि जो धर्म से अंधे हो गए हैं, जो अंधे अनुयायी है, जो कट्टर धार्मिक लोग हैं, वो लोग यह लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? ताकि ईसाइयों को समाप्त किया जाए। तो इसने भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा, लेकिन यह तथ्य भी सही नहीं है, क्योंकि ईसाइयों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं हुए। जहाँ पर भी गैर अंग्रेज ईसाई थे, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, सिर्फ अंग्रेजी कंपनी के अधिकारियों को ही दंडित किया गया।
वहीं टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता। अब यहाँ पर बर्बरता का मतलब भारतीय क्रांतिकारी या विद्रोही हैं और सभ्यता का मतलब कंपनी वाले अधिकारी या अंग्रेज हैं। तो ये एक प्रकार से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो घटनाएं हो रही है, जिन लोगों ने क्रांति की, वो गलत थी, वो बर्बरता थी, जबकि सभ्यता को नष्ट करने के लिए बर्बर लोगों ने हथियार उठाए। वहीं इस आंदोलन को राष्ट्रीय विद्रोह भी कई लोगों ने कहा, उनमें से बेंजामिन डिज़रेली प्रमुख है, और उन्होंने ये कहा कि इसका जो असर है वो राष्ट्रीय स्तर पर था, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाना चाहिए। वही जो S.N. सेन है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति के ऊपर सरकारी इतिहासकार के रूप में काम शुरू किया था, उन्होंने ये अपना निष्कर्ष देते हुए ये कहा कि यद्यपि यह आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन समाप्त होते होते यह जन विद्रोह में बदल गया और इसमें सभी सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि इसको सैनिक विद्रोह माने तो सभी सैनिकों ने भाग भी नहीं लिया, और इन जिन विद्रोही सेना को हराया भी सैनिकों नहीं था। तो S.N. सेन मानते हैं कि शुरू तो भले ही सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन इसका जो अंत है वो एक जन युद्ध के रूप में हुआ था। वहीं R.C. मजूमदार या रमेश चंद्र मजूमदार ये कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह ही था, लेकिन कुछ भागों में इसको जब व्यापक जन समर्थन मिला तो इसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। वहीं डॉक्टर ताराचंद ये कहते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो मध्यकालीन जो विचार है उनके द्वारा जो अपनी शक्ति खो दी गई थी, उस शक्ति को प्राप्त करने का यह अंतिम प्रयास था। राजाओं ने पुनः अपनी राजसत्ता स्थापित करके राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया, और यह एक अंतिम प्रयास था। उसके बाद में इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जो विपिन चंद्र है, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत में उस समय चूंकि राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, इसलिए राष्ट्रीय विद्रोह इसको कहना अनुचित होगा। वही S.N. सेन ने भी अपनी पुस्तक के सारांश में ये कहा है कि यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह एक सामंती विद्रोह था, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामंतों ने भाग लिया था, जिनकी जमीनें अंग्रेजों के द्वारा हड़प ली गई थी विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से। लेकिन यह भी मत है उस क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता है, और चूंकि सामंतों ने कुछ ही सामंतों ने इसमें भाग लिया, और केवल उन्हीं सामंतों ने इसमें भाग लिया जिनकी जमीन चली गई थी या फिर जिनकी पेंशन को रोक दिया गया था। तो सभी न तो सामंतों ने विद्रोह किया, न सभी सामंत इसके साथ में थे। वीर सावरकर जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो उन्होंने लिखा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, चाहे वो राजा हो, चाहे सैनिक हो, चाहे जनता हो, चाहे सामंत हो, चाहे धार्मिक नेता हो, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। यद्यपि वो भारत शब्द से कितना और किसको भारत मानते हैं यह अलग मुद्दा है, लेकिन सावरकर ये कहते हैं कि वो पहली बार ऐसा हुआ जब इतने सारे लोगों ने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये सावरकर की ये पुस्तक उन्होंने जब इंग्लैंड में कुछ शुरू की थी तो उस पर प्रतिबंध लग गया, उसकी कुछ प्रतियां चोरी के रूप में आई थी। तो अंग्रेजों ने इस पुस्तक को इसलिए दबाना चाहा क्योंकि इसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का समर्थन किया गया है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दृष्टिकोण भी है, लेकिन हम इन सभी चीज़ों को मूल्यांकन के रूप में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि क्रांति से पूर्व भी बहुत सारे भारतीयों के मन में इस प्रकार की क्रांति या घटनाओं को अंजाम देने की भावनाएं पनप रही थी, और वो मौका मिला तो उन्होंने इसको भावनाओं को प्रकट किया और विद्रोह किया। और जब विद्रोह को क्रूरतापूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे बनारस में जब जनरल नील ने बनारस पर अधिकार कर लिया तो वहाँ हर पेड़ की हर डाली पर लाश लटका दी ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। वहाँ एक इतिहासकार हुए विलियम केई,
उन्होंने लिखा है कि लगभग सप्ताह भर तक गाड़ियां सिर्फ लाशों को ढोती रही, इतने लोगों का दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो क्रूरतापूर्ण दमन जो अंग्रेजों ने किया, इससे यह पता चलता है कि इस क्रांति का जो स्वरूप है वो कितना व्यापक था। यानी आम लोगों तक इसकी सूचना थी, इसका संदेश था। दूसरा, जो लोग इसको हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजित करते हैं, क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता चल गया कि जिस तरीके से इस क्रांति के दौरान हिंदू मुसलमान साथ में लड़े, यदि ये ऐसा ही आगे बना रहा तो अंग्रेजों को जल्दी भारत से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि क्रांति की शुरुआत भले ही सैनिक विद्रोह से हुई, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बहुत व्यापक था और उसकी परिणति इस विद्रोह के रूप में हुई। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा की है। थैंक यू।